जिंदगी एक खेल है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। जी हाँ साथियों, इसलिए मेरा आपसे कहना है, ईश्वर के किए गए हर फैसले पर खुश रहना सीखिए। ईश्वर के किए गए हर फैसले पर खुश रहिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो ईश्वर ने सोच रखा है आपके लिए क्या करना है। ईश्वर को पता है कि आपको क्या देना है, तो आपको जो अच्छा लगेगा खासकर तो ईश्वर उसे नहीं देता, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए जो अच्छा होता है ना, ईश्वर उसे जरूर देता है। तो आइए इसी विश्वास के साथ कि हमें भी हमारा प्रतिफल मिलेगा, हमें भी हमारा रिजल्ट मिलेगा, हमें भी हमारा परिणाम मिलेगा, हमारी भी ज़िंदगी कहीं संवर जाएगी और हमें भी उम्मीद है कि हम भी आगे इस बेहतरीन रंगमंच पर एक बेहतरीन अभिनय करके चले जाएंगे। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल आज का एपिसोड दूसरा है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और हम ये मान के चलें कि कहानी को लगातार हम रूबरू आपसे कराते रहें, परिचय कराते रहें। अपने स्टूडेंट साथियों के साथ हमारा जो दृष्टिकोण बना रहता है कि हम आपको छोटे बड़े कंटेंट जैसा भी हो सके हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि आपको ये बोरियत महसूस ना हो और आपको ये कोई भी चीज़ें ऐसा ना लगे कि ये टफ होती हैं। एक ऐसा सीक्वेंस मैं देने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि हम इसे पढ़ नहीं रहे, हम इसे जी रहे हैं। वाकई में जब भी हम अपनी पढ़ाई को पढ़ने के अलावा जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम उसे अच्छे ढंग से महसूस करना शुरू करेंगे, तो ये मान के चलें हमें भविष्य में यानी इन फ्यूचर हमें कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल देखना जरा, आज हम इस एपिसोड में कुछ आपके लिए स्पेशल लाए हैं, यानी राष्ट्रकूट वंश एपिसोड 2 आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है साथियों। फिलहाल किसके साथ? अमोघ वर्ष की एक प्यारी सी कहानी के साथ। अमोघ वर्ष कौन था? तो हम जहां पिछले एपिसोड में आपको छोड़ आए थे, जहां हमने आपको गोविंद तृतीय तक पूरी शासन व्यवस्था को समझा आए थे, जहां गोविंद तृतीय तक हम पूरा सीक्वेंस से दंत दुर्ग से लेकर के हम कैसे गोविंद तृतीय के पास पहुंचे, किसने क्या किया, इस राष्ट्रकूट वंश में कौन सा योगदान किसका रहा, ये पिछले एपिसोड में हम छोड़ आए हैं। और हम ये मान के चलें कि आप पिछला एपिसोड देख कर आए हैं और हमारे साथ अब मुखातिब हैं, और अगर ऐसा किए हैं तो पक्की बात है कि दोनों को जोड़ करके आपको इतना मजा आने वाला है कि आपको ये लगे कि कहानी जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से आज इस प्लेटफॉर्म पर इस एपिसोड का आगाज कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, तो राष्ट्रकूट वंश पार्ट 2 में अमोघ वर्ष की कहानी स्पेशल में हम ये देख पाएंगे कि जहां हम गोविंद तृतीय तक पूरी शासन व्यवस्था को समझ चुके हैं पिछले एपिसोड में। गोविंद तृतीय की मौत होगी यानी मृत्यु होगी 814 ईस्वी में, और इस समय देखना जरा, यानी गोविंद तृतीय अब नहीं रहा। 814 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ा प्रतापी शासक राष्ट्रकूट वंश ने खो दिया है, जिसके खालीपन को भरने के लिए अब उसका कोई बहुत बड़ा उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है। कहानी सुनिएगा, मजा आएगा और कुछ दर्दनाक भी है। देखना जरा, यानी पिता उस समय इस पूरी विरासत को छोड़कर चला जाता है जब उसका पुत्र मात्र अभी 10 से 12 वर्ष का है। अतः इस अवस्था में कोई भी पुत्र, कोई भी बेटा इतनी बड़ी शासन व्यवस्था का कार्यभार नहीं संभाल सकता है। फिर क्या होगा? जहां त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, जहां लोगों में आपस में ही ये टूट पड़ी है कि मैं सिंहासन, मैं यहाँ की सत्ता पर मैं काबिज हूँगा। लगातार मैंने आपसे बात भी किया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में कई वर्षों तक, यानी ये कह दें कि सैकड़ों वर्षों तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा है। जो जिसे पाएगा वो उसे मारेगा, साफ साफ बात है। अब सोचना जरा, जब राष्ट्रकूट वंश का एक बड़ा प्रतापी शासक उस अवस्था में अपने पूरे कार्य प्रणाली को छोड़कर चला जाता है जब उसका उत्तराधिकारी महज अभी 12 से 14 वर्ष का है, तो तत्कालीन समाज पर एक बहुत बड़ी विडंबना आ जाएगी साथियों। फिलहाल लेकिन लोगों के जो वहाँ पर सीमांत हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, उसमें कुछ लोग बहुत ही वफादार हुआ करते थे। इन्हीं सीरीज में एक है करकराज। करकराज नाम याद रखिएगा साथियों। करकराज ये महामंत्री हैं गोविंद तृतीय के समय में। और अब जब गोविंद तृतीय नहीं रहे हैं, अब उनका जो पुत्र है अमोघ वर्ष अभी किशोरा अवस्था में है। अमोघ वर्ष ये कह दें कि अभी यही 15-16 आसपास, जैसा भी इतिहासकार बोलते हैं। मैंने एक अनुमान आंकड़ा लगाया था कि 12 से 14 वर्ष का रहा होगा। फिलहाल कहीं कहीं इसे किशोरा अवस्था उल्लिखित किया गया, अतः आप मान के चले 16 से 18 वर्ष का रहा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं था ये। तो अमोघ वर्ष अभी छोटा है, फिलहाल इसके बस की ये बात नहीं है कि ये राष्ट्रकूट वंश का संचालन कर पाएगा, राष्ट्रकूट वंश के इतने बड़े सिंहासन को आगे बढ़ा पाएगा। ये विडंबना थी। लेकिन करकराज ने कहा नहीं,
सिंहासन पे तो तुम्हें ही बैठना है। ये सिंहासन ऐसे खाली नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये खाली हो गया तो खालीपन भरने के लिए आसपास के राजा महाराजा और हैं, हमारे संघर्ष जिनसे चल रहे हैं वो आके गद्दी पे बैठ जाएंगे और हमारी विरासत को हमसे ले जाएंगे। अमोघ वर्ष को भी ये बात अच्छी लगती है और अमोघ वर्ष इसी अवस्था में बैठ जाता है गद्दी पर, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता इसके पास नहीं है। धीरज है, साहस है, हिम्मत है, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता या उसका गुण इसके पास नहीं है। वो गुण किसके पास है? करकराज के पास। अतएव करकराज अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रकूट वंश का संचालन करता है। राजा कोई और है, निशाना कोई और लगाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है कमान किसी और के पास है, चलाएगा कोई और। ये दायित्व था और करकराज इस पूरी कहानी का लेखा जोखा बनता है और आगे आने वाले कई वर्षों तक कुछ व्यवस्था इसी प्रकार चलती है। लेकिन इस व्यवस्था का उद्देश्य बहुत दिन तक तो थोड़ा रहेगा। जहां त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है साथियों, उन तीनों यानी जहां प्रतिहार अपनी ताक में लगे हुए हैं कि मैं मौका पा जाऊं, जहां पाल लगे हुए हैं मैं मौका पा जाऊं, हमारे पूर्वजों को आपने मारा है, हमने आपको मारा, इस तमाम प्रकार का संघर्ष है। इसी समय चालुक्य वाले ने यानी चालुक्य वंश के राजाओं ने या चालुक्य शासकों ने साथियों धीरे से मौका पा करके इस राष्ट्रकूट वंश पर एक अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर देते हैं। आप सोचेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से हमला क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से हमला ये है कि मैं आपके बारे में थोड़ा सा बुरा सोचूं और एक निंदनीय अवधारणा के साथ आपके पीछे आपके प्रति उत्तर में एक ऐसा अभिप्राय लेकर के आपके जीवन के साथ मैं खड़ा रहूं कि आपको लगे मैं सही कर रहा हूं, जिसे आप विश्वासघात कहते हैं साथियों। कुछ इस तरीके का व्यवहार हुआ और चालुक्यों ने विश्वासघात के तहत किसे? अमोघ वर्ष को गद्दी से हटा दिया। मामला पेचीदा हो गया, अमोघ वर्ष टूट जाएगा। जब उसे ये पता चलेगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, तो चालुक्यों ने विश्वासघात कर दिया। अमोघ वर्ष बेचारा बेचैन हो जाता है कि मेरे पिता ने जो विरासत छोड़ी थी, मेरे अंदर साहस हिम्मत होते हुए भी मैं टूट चुका हूँ, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन अमोघ वर्ष हारेगा नहीं। ये करकराज की मदद से पुनः अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपने सीमांतों के साथ मिलकर के अपनी ताकत को सुदृढ़ करता है पिछले दरवाजे से, यानी किसी अन्य जगह पर अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। जबकि अब राष्ट्रकूट वंश का थोड़े समय के लिए, ये कहते हैं 2-4-6 महीने के लिए, चालुक्यों ने इस पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा जमा लिया है। बहरहाल चालुक्य यहाँ आए नहीं हैं। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरे कुछ दोस्त आपके गांव में रहते हैं और उनके माध्यम से मैं आपके बारे में बुरा सोचूं या बुरा करवाऊं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि मैं वहां आया नहीं हूं, लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र आप तक पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में चालुक्यों ने भी अपने दोस्तों का सहारा लेकर के इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से विश्वासघात किया हुआ था और सिंहासन से इसे मुक्त किया था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कहकर कि आप छोटे हैं, अतः हमें चलाने दीजिए, जब हम आपके दोस्त ही तो हैं हम, और जब हम हटेंगे तो आप बैठ जाइएगा। फिलहाल जब ये पता चलता है कि बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, अब इसे लड़कर के ही जीता जा सकता है, तो अमोघ वर्ष अपनी तैयारी में लग जाता है, एक व्यवस्था के साथ लग जाता है। और ये वाकई में इसी व्यवस्था में ये बेगी वहाँ आप समझ ले, अमोघ वर्ष गंग शासकों के पास जाता है। गंग शासकों के पास जाता है मदद के लिए, लेकिन गंग शासकों ने मौका पाकर के, सब मौका परस्त थे, गंग शासकों ने कहा नहीं, हमारे आपके बीच में काफ़ी दिनों तक संघर्ष रहा है, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, वो यहाँ से बेचारा बेचैन होकर के पुनः वापस आता है और अपनी सैन्य शक्ति तथा अपनी बहादुरी के बल पर चालुक्यों के जो अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें भगाने का काम करता है तथा पुनः गद्दी पर बैठ जाता है। अब जहाँ जहाँ अपमानित हुआ था वहाँ वहाँ बदला लेने के लिए आगे जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जिसने मुझे गाली दी थी अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे अभिप्राय के साथ अमोघ वर्ष पुनः गद्दी पर विराजमान होता है और इस सिंहासन पर बैठने के बाद अमोघ वर्ष वाकई में गंग शासकों से तो इसकी प्रतिस्पर्धा थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं छोटे मोटे युद्ध भी हुए जहां अमोघ वर्ष को पराजित होना पड़ा, लेकिन गंग शासकों के इस महत्वपूर्ण जहां ये देख पाया कि हम गंगों से जीत नहीं सकते हैं, तो इसने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। इसने कहा नहीं, मेरे पास तो और भी तरीके हैं। अब अमोघ वर्ष छोटा नहीं है, बड़ा हो चुका है, शादी हो चुकी है, पुत्री मिल चुकी है, और धीरे धीरे ये व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलने के बाद, मैं आपको बता दूं, आप ये मामूली इतिहास नहीं जान रहे हैं, 814 से लगा करके ना ये 878 ईस्वी तक शासन करेगा। इसका मतलब लगभग एक आंकड़ा ले लीजिए, 64 वर्षों का शासनकाल है। मजाक ये बात नहीं है, अद्भुत समीकरण है अमोघ वर्ष के लिए। इतना बड़ा शासन पीरियड किसी बहुत ही कम ही राजाओं का आप देख पाएंगे।
इस तरीके की व्यवस्था को ये संचालित करता है। 878 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभालता है, यानी एक लंबे अंतराल बाद जब इसकी पुत्री काफ़ी बड़ी हो जाती है, जब इसे लगता है कि मैं गंगों से जीत नहीं पाऊंगा, तो इसने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और कहा नहीं, मेरे पास एक तरीका और है। इसने अपनी पुत्री का विवाह गंग शासकों से कर करके क्या कर दिया, एक पारिवारिक संबंध, एक रिश्तेदारी में बदल दिया। बड़ी बड़ी दुश्मनी जो कई वर्षों से चली आ रही थी, त्रिपक्षीय संघर्ष तो अलग अलग राजाओं के बीच था, कई बार पूछा भी गया एग्जामिनर द्वारा, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में था, हमेशा याद रखिए प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में था। लेकिन गंग शासक उस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे, इनका अलग संघर्ष था। और जब ये इन्हें मिला लेता है तो वाकई में अब आप जान सकते हैं कि इस समय अब राष्ट्रकूट वंश थोड़ा सा और मजबूत होगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार अब हमारे साथ लड़ने आएंगे, हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है, हमारे जीजाजी दौड़े दौड़े आएंगे। इस तर्क के साथ अब अमोघ वर्ष इस गद्दी पर विराजमान है और अपनी व्यवस्था को आगे संचालित करेगा। साथियों, फिलहाल मजेदार बातें रही यहाँ तक, अभी तक देखना इसके पराक्रम और इसकी अद्भुत सैन्य शक्ति, आप कह सकते हैं इसकी जो भी शासन व्यवस्था की प्रणाली रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रहा है। इसी वजह से इतिहासकार इसे दक्षिण का अशोक भी कहते हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दे रहे हैं, दक्षिण का अशोक भी कहते हैं इसे, याद रखा जाएगा मेरे हिसाब से कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे दक्षिण का अशोक कह सकते हैं। साथियों, फिलहाल देखना, अब हम अमोघ वर्ष के बारे में कुछ और बातें आपसे करेंगे। साथियों, फिलहाल यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई गई होगी। अब देखना जरा, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इसी के शासन काल में या इसी के शासन व्यवस्था में या इसी के दरबार में कह लीजिए सर, दरबार में कहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। दरबार में देखिए एक कुछ महत्वपूर्ण लोग रहा करते थे, इसमें से एक जिनसेन और एक है महावीराचार्य। साथियों, महावीराचार्य, एक है शाक्तायन। ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इसके दरबार में रहा करते थे। किसके? अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। बहुत ही प्रचंड विद्वान थे ये लोग, जिसमें जिनसेन ने रचना की है साथियों आदि पुराण की। जिनसेन की रचना है आदि पुराण और हरिवंश किसकी रचना है? इनकी। महावीराचार्य की रचना है गणित सार संग्रह और शाक्तायन की रचना है अमोघ वृष्टि। ये एक से एक बड़े एक दिग्गज थे और ये इनके दरबार में रहा करते थे, विद्वान थे ये लोग, और इनकी तमाम रचनाएं हैं जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज की संस्कृति, तत्कालीन समाज के विकास, तत्कालीन समाज की रूपरेखा, रहन सहन, आज तमाम बातों पर इन लोगों ने पर्दाफाश किया है। इन लोगों ने बताने का प्रयास किया है। राष्ट्रकूट वंश में स्त्रियों को भी उच्च दर्जा प्रदान किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी राष्ट्रकूट वंश में। इन तमाम चीज़ों का जिक्र इन सबके ग्रंथों में किया गया है। देखना, इसी जिनसेन से प्रभावित होकर के कौन? अमोघ वर्ष क्या बन जाता है? जैन धर्म अपना लेता है। साथियों, जैन धर्म अपना लेता है। अमोघ वर्ष ने कौन सा धर्म अपनाया है? जैन धर्म अपना लिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले इसके तमाम जो राजा शासन प्रणाली को संभाल रहे थे वो वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी आप कह सकते हिंदू थे या हिंदुत्व को मानने वाले थे। लेकिन फिलहाल ऐसा अब नहीं है। अब इसने जैन धर्म को अपना लिया है, फिर भी किसी भी धर्म का इसने अपमान नहीं किया। फिलहाल मैं आगे बात करूंगा इस पर। अभी देखिएगा जरा, ये खुद ही अमोघ वर्ष खुद एक कवि था। इसे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। साथियों, कविराज की इसे उपाधि प्राप्त थी। ये खुद एक कवि था और इसकी महत्वपूर्ण 2 रचनाओं का मैं अंकन करूंगा। साथियों, एक है कविराज मार्ग इसकी रचना है। साथियों, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका ये इसकी रचना है। किसकी? कविराज की उपाधि प्राप्त है किसे? अमोघ वर्ष को। साथियों, और ये इसकी क्या है? रचनाएं हैं कविराज मार्ग, प्रश्नोत्तर मलिका। अब आप सोच सकते हैं, जिसका राजा इतना पढ़ा लिखा है, जिसका राजा इतना बड़ा विद्वान है, वो अपनी शासन व्यवस्था को किस तरीके से संचालित करेगा। इसलिए हमारे हिसाब से और अब हम लोगों के हिसाब से हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो राजा होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज़्यादा जानकार है, तो अपनी समाज व्यवस्था को बेहतर चलाएगा। और अगर उसकी ये क्षमता कमजोर इस क्षेत्र में वो पीछे है, तो पक्की बात मान के चलो शासन व्यवस्था को गोलमोल घुमाएगा।
और कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए राजा हमेशा ये माना जाता है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये हमारे इतिहास भी कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसने शासन व्यवस्था को बेहतर संचालित किया होगा। फिलहाल यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। देखना, अमोघ वर्ष, अब मैं आपको बताऊं इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसने एक मान्यखेत नाम का शहर बसाया, मान्यखेत नाम का एक नगर बसाया। कहाँ पर? कर्नाटक के वर्तमान में गुलबर्ग जिला है कर्नाटक में। इस जिला में इसने एक नगर बसाया जिसका नाम है मान्यखेत, और ये नगर है कगिना नदी के किनारे। साथियों, कगिना नदी के किनारे है, याद रखेंगे सारी बातें। मान्यखेत को इसने राजधानी बना ली, शहर बसाया, फिर मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया। साथियों, फिलहाल यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको समझ में आया। साथियों, तो कगिना नदी के किनारे मान्यखेत नाम का एक अद्भुत शहर बसाने का काम किया किसने? अमोघ वर्ष ने। और अमोघ वर्ष ने इसे राजधानी बनाई। एग्जामिनर हमारे सामने लेकर के सवाल हाजिर है, वो हमसे कहेंगे राष्ट्रकूट वंश ने कहाँ राजधानी बनाई थी, आपको बताना होगा। मान्यखेत किसने राजधानी बनाई थी, आपको बताना होगा। मान्यखेत किस नदी के किनारे है, आपको बताना होगा। मान्यखेत कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में, आपको याद रखना होगा। साथियों, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो मान्यखेत तक की हम पहुँच चुके हैं। देखना, और इनके दरबार में जहाँ हम इन लोगों की बात कर ही रहे थे, यहीं एक बात और कर ले साथियों, ये इतनी ही बात नहीं। देखना, त्रिरत्न भी रहा करते थे। त्रिरत्न कौन कौन से थे? एक थे पन्न, पोन्न और रन। पन्न, पोन्न और एक थे रन। ये तो भूलेगा ही नहीं आपको। इनके दरबार में 3 रत्न भी रहा करते थे, पन्न, पोन्न, रन। ये कन्नड़ भाषा के जादूगर थे, कन्नड़ भाषा के जादूगर थे। इसका मतलब हुआ कन्नड़ भाषा का विकास करने वाले थे ये लोग। और इतिहास गवाह है, इतिहास इस परिणाम को हमारे सामने रखता है। हमारे एग्जामिनर महोदय के मस्तिष्क में बात आई, और हमारे स्टूडेंट साथियों से वो पूछेंगे कि कौन सा ऐसा वंश है जिसमें राष्ट्रकूट वंश का सबसे ज्यादा, राष्ट्रकूट वंश में, और हमने थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया, कौन सा ऐसा वंश है जिसमें कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ साथियों? तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश। और देखिए, ये 3 पन्न, पोन्न और रन, जो 3 रत्न रहा करते थे, ये कन्नड़ भाषा के जादूगर थे, कन्नड़ भाषा के जानकार थे, बहुतायत मात्रा में इस भाषा को जानने वाले थे। देखना जरा, और ये जो रचना अमोघ वर्ष ने की है साथियों ना, ये दोनों रचनाएं ही कन्नड़ भाषा में हैं। इससे पता चलता है कि इस समय कन्नड़ भाषा का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था, सबसे चरम पर था। ये कह दे कि इससे ज्यादा विकास कहीं हुआ ही नहीं है। इस तरीके के प्रश्नोत्तरी से हमारा एग्जामिनर हमसे रूबरू होगा, अतः हमारे जवाब हमारे साथ आ चुके हैं। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना साथियों? देखिएगा जरा, अब देखिए, यहाँ तक कि जहाँ हमारी बातें हुई पन्न, पोन्न, रन तक हमारी गए हैं। अब देखना, मैं कुछ और बातें करूंगा। इसके शासनकाल में, अमोघ वर्ष के शासनकाल में माना जाता है एक सुलेमान का नाम तो आपने सुना ही साथियों, मैंने कई बार इस पर जिक्र भी किया। सुलेमान एक अरबी यात्री था, 851 के आसपास ईस्वी में ये आया हुआ था, और इसने कहा चीन, रोम और अरब के बाद चौथी महाशक्ति थी राष्ट्रकूट। ये लीजिए, चीन, रोम, अरब के बाद चौथी महाशक्ति थी राष्ट्रकूट। इसका मतलब इस बात से पता चलता है कि वाकई में हमारे अंदर काफी दमखम था, और अमोघ वर्ष बहुत बड़ा प्रतापी शासक था कि जिसकी तुलना दुनिया के कुछ माने जाने, देखिए, वंशों में हो रही है। यानी चीन, रोम, अरब के बाद राष्ट्रकूट थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिखरे लोग थे और छोटी सत्ता संभालने वाले लोग थे, फिर भी इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि अपने पोजीशन को चौथे नंबर पर स्थापित करने के लिए हाजिर थे। क्या गजब की बातें हैं। और हमें इस बात से हमारा इतिहास हमें बताता है कि हम कहीं कभी पीछे नहीं रहे। हमारे भारत का एक टुकड़ा राष्ट्रकूट वंश चौथे नंबर पर पोजीशन बनाया हुआ है। काश हम कभी बिखरे ना होते, और काश हम कहीं एक साथ होते। तमाम जो राजवंश चल रहे थे, उन तमाम राजवंश अगर एक साथ हाथ मिला करके काम किए होते, तो नतीजा आज ये ना हो करके हम इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुके होते। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इतिहासकार बताते हैं, हमारे इतिहास गवाह है, हमारे साक्ष्य है कि महारानी लक्ष्मीबाई को किस तरीके से पराजय का मुंह देखना पड़ा, किस तरीके से तमाम राजाओं ने विश्वासघात किया, किस तरीके से हमारे इतिहास में ऐसे तमाम पन्ने पलट दिए जाएंगे। आप देखिए, आपस में ही संघर्ष चल रहा है। कहीं संघर्ष ना होता, आपस में यारी होती और मजबूती के साथ आगे बढ़े होते, तो कहीं ना कहीं हम चीन, रोम, अरब जैसे तमाम ऐसे प्रांतों पर हम ही शासन कर रहे होते। क्या पता, जब हमारा एक छोटा सा
छोटा सा वंश इन तमाम बड़ी शक्तियों के नंबर में यानी पोजीशन में चौथे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि हम बहुत बड़ी हस्ती थे। चलिए खैर जो भी है, फूट तब भी था, फूट अब भी है। अब यहाँ तक बात चले तो चीन, रोम, अरब और यहाँ राष्ट्रकूट के बाद इनका नंबर आया साथियों। अगर हम बात करें, अभी हमने आपसे कहा कुछ और बताऊंगा मैं, जैन धर्म का अनुयायी था साथियों। किसने बनाया? जिनसेन ने। जैन धर्म का अनुयायी बना, जिनसेन ने बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म का अपमान करेगा। ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। ये अनन्य भक्त का मतलब अब इससे बड़ा कोई भक्त नहीं कह सकते। बहुत बड़ा भक्त था महालक्ष्मी का। ये बहुत बड़ा पुजारी था साथियों। फिलहाल पूजा पाठ में तो रुचि थी और बहुत बड़ा पुजारी था महालक्ष्मी का। कहा जाता है अपनी प्रजा के खुशहाली के लिए, अपनी प्रजा के खुशियों के लिए, कि आप खुश रहें जैसे हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, जैसे हम चाहते हैं कि आप मुस्कुराएं जैसे हम चाहते हैं, आप बहुत ही जल्दी सिलेक्शन पाएं। कुछ इसी तरीके से ये जो राजा था अपनी प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक था, प्रेमी था और बहुत ही ज़्यादा लगाव था अपनी प्रजा से। और राजा वही नंबर 1 होता है जिसका लगाव अपनी प्रजा से हो, जिससे जो राजा दुख दर्द अपनी प्रजा का समझ सके। तो अमोघ वर्ष अपने प्रजा का दुख दर्द समझता है। महामारी फैली होती है बहुत ही भयंकर। एक समय होता है कि महामारी बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है, जहां अमोघ वर्ष किसी भी प्रकार से उन्हें बचा नहीं पा रहा है। तमाम लोग मारे जा रहे हैं। अमोघ वर्ष काफी विचलित हो चुका है और ये भागता हुआ माँ लक्ष्मी के पास जाता है, यानी मंदिर में पहुंचता है और माँ लक्ष्मी के पास बैठ करके पूजा करता है। कई दिनों तक पूजा करता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न ना हो करके, यानी प्रसन्न ना हो ऐसा सोच करके कि कहीं ये ना हो जाए कि सब कुछ बिखर जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रजा हमारी निकल जाए, इसने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को काट दिया साथियों, चढ़ा दिया। सोचना जरा, कर पाओगे ऐसा क्या? इसने अपनी प्रजा के लिए माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, इतिहासकारों का कहना है और ये गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसमें देखना एक आपको अभिलेख मिलेगा साथियों, यहां लिख दे रहा हूं, संजन तामपत्र। संजन तामपत्र, ये साक्ष्य है। संजन तामपत्र में यह कहा गया है कि इसने महालक्ष्मी को खुश करने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए अपनी माँ लक्ष्मी को बाएं हाथ की अंगुलियों को काट करके चढ़ा दिया था, जिससे माँ लक्ष्मी खुश हुई और प्रजा पूरी तरीके से बच गई। अर्थात कहने का मतलब महामारी चली गई। तो फिलहाल जैसा भी रहा, इतिहासकारों का मानना है, कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं, ये संजन तामपत्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक बहुत बड़ी कहानी आपके सामने मैंने छोड़ दी। एक बहुत बड़ी कहानी से आपको रूबरू कराने का हमारा प्रयास रहा। आपने देखा कि अमोघ वर्ष ने किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को संभाला और कहाँ आकर के अपनी प्रजा के लिए कितनी अच्छी तरीके से ये मतलब प्रेरित था और किस तरीके से कार्यदायित्व का निर्वहन करता था। ये तो आपके सामने मैंने पूरा रखने का प्रयास किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ साथियों, मैं मान के चलूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और फिर ये जान सके कि इसके बाद, इसी अमोघ वर्ष के बाद शासन व्यवस्था बहुत लंबी जाएगी नहीं। अब देखिए शासन व्यवस्था बिगड़नी शुरू होगी। अब यहीं से राजा आएंगे, कृष्ण द्वितीय आएंगे, कृष्ण द्वितीय के बाद फिर इंद्र तृतीय आएंगे, कृष्ण द्वितीय फिर इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड, फिर गोविंद 4, ये ऐसे चलता रहेगा। गोविंद 4, फिर अमोघ वर्ष 2, अमोघ वर्ष 2 और इसके बाद कृष्ण तृतीय। ये माना जाता ही अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय, याद रखिएगा साथियों। इसीलिए मैंने आपको बताया था पहले भी एपिसोड में, कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और कहीं कहीं उल्लेख मिलेगा कर्क द्वितीय। तो दोनों ही व्यवस्था से मैं आपको रूबरू करा चुका हूं। कुछ इतिहासकारों का मानना वो है और कुछ इतिहासकारों का मानना ये है। तो पूछा जा सकता है कि दंतदुर्ग ने जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का अंतिम शासक कौन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने इस बात को पहले भी चर्चा में लिया था और ये मान के चले कि एपिसोड, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी साथियों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों को दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अब हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।